अंबेडकर नगर पहले तहसील थी, क्या तहसील बोलते थे इसको? अभी सेंसस 2027 अनाउंस हुआ है, बड़ी भारी एक्सरसाइज है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा। तो जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा, न्यूमरेशन भी जो ली जाएगी, तो वो डेटा को कैसे यूज कर पाएंगे देश के फायदे के लिए। अंबेडकर नगर पहले फैजाबाद जनपद का अंग, उसको बंटवारा करके अलग किया गया। तो अंबेडकर के नगर के लोग इससे संतुष्ट हैं, खुश हैं, या पहले जब फैजाबाद में थे तब खुश हैं? हाँ, प्लीज कम इन। विपिन देव यादव जी, नमस्ते सर। बैठे बैठे, नमस्ते। थैंक यू सर। चलिए, आपका स्वागत है और आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। सर, मेरा नाम विपिन देव यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी जो स्नातक की शिक्षा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से अर्जित किया। उसके बाद सर मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ और अपने परिवार के साथ कृषि कार्य में भी लगा हुआ हूँ। और पिछले 1 सालों से मैं उत्तर प्रदेश सरकार की जो समाज कल्याण विभाग है उसके तहत मैं सिविल सेवा के जो स्टूडेंट है उन्हें मेंटरिंग और गाइडिंग भी कर रहा हूँ सर। ये परिवार के साथ क्या काम? कृषि कार्य, खेती का काम जी करते हैं? सर। अच्छा। अंबेडकर नगर पहले तहसील थी, क्या तहसील बोलते थे इसको? सर, अंबेडकर नगर 1995 के पहले अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का भाग था। क्या बोलते, क्या थे, नाम क्या था तहसील? सर, तहसील टांडा था। तहसील टांडा था, वही अब अंबेडकर नगर हो सर, गया। 5 तहसील को कंबाइन करके उसे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम 29 सितंबर 1995 को दिया गया, जिसका नाम अंबेडकर नगर पड़ा। अच्छा, कौन कौन सी 5 तहसील है? सर, टांडा, अकबरपुर और जहांगीर और रामनगर और जलालपुर और एक सर कटहरी तहसील, मीठी आई तहसील। थिंक तहसील का नाम तो अकबरपुर था, टांडा ब्लॉक है शायद वहां पे। चलिए, कोई सर, बात। टांडा तहसील है तहसील और अकबरपुर सर अंबेडकर नगर का मुख्यालय है, जो एक तहसील भी है। अच्छा जी सर। गुड। ये जब वहां पे ये जो विवादित ढांचा है, जी सर, इसका जब विध्वंस हुआ तो आप क्या समझते हैं कि किसने किया? सर, क्योंकि तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ नहीं, था। वो तो नहीं, मगर आप तो जन्म से पहले मुगलों के बारे में जानते हैं। जी सर। जो लोग मुगलों के बारे में जी जानते सर। हैं उनका जन्म तो नहीं हुआ। जी सर, तो 1992 में हुआ था। और जैसा कि मैंने पढ़ा है कि मतलब कुछ संगठनों ने, क्योंकि हर संगठन का अपना एक उद्देश्य होता है। कौन से संगठन थे मेन जिनका ये काम था? सर, हिंदू संगठन, हम्म? कुछ हिंदू संगठन थे। अच्छा, यस सर। कौन से हिंदू संगठन? हिंदू संगठन भी बहुत है ना। तो जो आपने पढ़ा है वो बताइए। आपसे कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं कह जी रहा। सर। सर, हिंदू महासभा और विश्व हिंदू परिषद भी थी और हिंदू युवा वाहिनी, और सर इसका शिवसेना भी थी। सर मुझे नहीं, तो जानकारी नहीं सर। जनरल साहब। राइट विपिन, जी सर। अभी EU जो है, यूरोपियन यूनियन, जी सर। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जितने भी रशिया के फ्रोजन एसेट्स हैं जी। उनको रिलीज ना करें। जी सर। तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं और उसके क्या होगा? सर, जो रसिया यूक्रेन वार चल रहा है और यूरोपीय यूनियन को ये लगता है कि इतना कंटिन्यूअस युद्ध होने का मुख्य कारण है रूस के पास कहीं ना कहीं उसके लिए आर्थिक सक्षमता है। तो यूरोपीय यूनियन का ये उद्देश्य है कि जो भी रसिया के एसेट है हम उसको फ्रीज करके उसको बंधक के रूप में रख के उससे जो भी ऋण प्राप्त हो उससे यूक्रेन को सहायता दी जाए। ठीक है, पहले तो उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे, शॉर्ट टर्म या टेम्पररी बेसिस पे सैंक्शंस को उन्होंने फ्रीज किया था कि उनको रिलीज नहीं करेंगे। जी सर। लेकिन अभी तो वो लॉन्ग टर्म मोबिलाइजेशन करना चाह रहे हैं। जी सर। किस लिए करना चाह रहे हैं? लॉन्ग टर्म इमोबिलाइज कर देंगे सर, क्योंकि इनका उद्देश्य है कि हम किसी भी तरह, यदि रसिया के पास आर्थिक रूप से क्षमता नहीं होगी तो युद्ध लंबा नहीं चल पाएगा। और उनका उद्देश्य है कि हम लॉन्ग टर्म में किसी पर सैंक्शन लगा के उस पर दबाव डाला जाए, ताकि वो जो इनका उद्देश्य है कि बातचीत के एक मंच पर लाया जाए, ताकि हम रसिया यूक्रेन वार को किसी भी तरह टैकल कर सकें, समाप्त कर सकें। इसको अगर रिलीज करना हो तो
यूनानिमस सैंक्शन चाहिए, सबकी आपस में रजामंदी चाहिए ईयू में 27 कंट्रीज की, या इसमें वीटो भी हो सकता है? सर यूरोपीय यूनियन में मसान मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यूरोपीय यूनियन में वीटो नहीं है सर। हाँ जी, यूरोपीय यूनियन में मेरे दृष्टिकोण में सर वीटो नहीं है। एक सर्वसम्मति होती है जो उनकी यूरोपीय यूनियन की। तो सर्वसम्मति से ही इसको रिलीज किया जाएगा या यूटिलाइज किया जाएगा? सॉरी सर। ओके, अभी सेंसस 2027 अनाउंस हुआ है, बड़ी भारी एक्सरसाइज है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा। तो जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा, न्यूमरेशन भी जो ली जाएगी, तो वो डेटा को कैसे यूज कर पाएंगे देश के फायदे के लिए? सर का जो सेंसस होने वाला है 27 का 2027। जी सर, क्योंकि तो खूब डेटा इकट्ठा होगा। जी सर, क्योंकि डाटा का कलेक्ट करने का उद्देश्य है कि कैसे हमारी नीतियां बेहतर टारगेटेड हों, और इनमें कहीं ना कहीं इसमें मुद्दा इन्वॉल्व होता है कि हम उन डाटा का कैसे बेहतर प्रबंधन कर सके, क्योंकि इसमें राइट टू प्राइवेसी या उनके डाटा के ब्रीचिंग की भी समस्या आ जाती है। तो ये जरूरी है कि डीपीडीपी जो हमारा डाटा डिजिटल प्रोटेक्शन डाटा बिल था, उसका उद्देश्य है कि हम कैसे डाटा का बेहतर प्रबंधन कर सके। तो इसके साथ एक समन्वय होना चाहिए कि हमारी नीतियां भी टारगेटेड हों और लोगों की जो डाटा है वो भी सुरक्षित रहे। ओके, गुड, जी सर। राइट। मॉब लिंचिंग अभी हुई है, आपने दिसंबर में सुना होगा। मॉब लिंचिंग का उदाहरण मैंने सॉरी सर अच्छा, अगर आप डीएम होंगे और आपके इलाके में कोई खबर आएगी कि मॉब लिंचिंग हुई है, तो आप कैसा सजेस्ट करेंगे कि ये ना हो आगे से? सर मॉब लिंचिंग बस 3 ही पॉइंट बताइए। जी सर, मॉब लिंचिंग का जो मुख्य कारण होता है वो होता है कि किसी के प्रति आपकी जो भावना है वो रेडिकलाइज हो जाए। तो इसके लिए जरूरी है लोगों में अमन सद्भाव की भावना। तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि लोगों को अवेयर करना, और यदि विभिन्न धर्मों के मध्य है तो हमें पीस कमेटियों का गठन करना, बच्चों को जागरूक करना, और स्थानीय जो भी लोग हैं उनको एक साथ एक मंच पे लाना, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना, ताकि कोई भी ऐसी कार्रवाई करने से पहले उसे भय हो, कि कानून का भय हो कि यदि हम किसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन होगा। तो हमें लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना होगा, और लोगों में जो एक गैप है, एक विचारधाराओं का जो गैप है, उसको दूर कर उनमें एक सद्भाव की भावना। सर ओके, थैंक यू। जी सर, थैंक उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से कार्व आउट किया गया। यू। जी सर, क्या आप सोचते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश को भी बाइफरकेट ट्राइफरकेट जो भी चीज़ें किया जाए, क्या उसमें कुछ फायदा होगा या घाटा होगा? आपके विचार, क्या विचार है इसके विषय में? सर प्रदेश को जो मुख्य रूप से जो डिवाइड किया जाता है मुख्य आधार पर कि उससे प्रशासनिक सुविधा होगी, उससे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा, उससे जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसमें कम होगा। तो उत्तर प्रदेश को इसीलिए अलग किया गया ताकि प्रशासनिक सहजता हो। तो उत्तर प्रदेश को वर्तमान में 4 भागों में डिवाइड करने की बात हो रही है कि हम अलग अलग, लेकिन इससे तो सर प्रशासनिक सहजता आ जाएगी, लेकिन जो अन्य क्षेत्र है जैसे बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है, ये सर इकोनॉमिक रूप से सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की लगभग 50% जो जीडीपी है वो वेस्टर्न यूपी से आती है। तो एक जब तक मेरे दृष्टिकोण में, जब तक, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत और समावेशी विकास के अंतर्गत मेरे दृष्टिकोण में सर अभी उत्तर प्रदेश का विभाजन करना एक मतलब सही कदम नहीं होगा, क्योंकि पूर्वांचल और बुंदेलखंड फिर सेंट्रल पर डिपेंड हो जाएंगे, और एक इससे क्या होगा, अन्य कंसर्न भी, सिक्योरिटी कंसर्न भी उभर सकते हैं। सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? सर बी आर अम्बेडकर जी का जो मुख्य कि लोकतंत्र के शिल्पकार, संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसको ड्राफ्टिंग करना, लोगों को एक साथ लेकर, इसके अलावा सामाजिक न्याय को संविधान में शामिल करना, और उन वर्गों को एक भविष्य में एक राह दिखाना, उन्हें शिक्षा के महत्व को बताना, महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, एक बहुआयामी प्रयास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। राइट, थैंक यू। जी सर। टांडा में एक पावर प्लांट है, जी सर। देखा आपने, सुना उसके बारे में? जी सर। किस कंपनी का है वो? सर एनटीपीसी का। एनटीपीसी। जी सर। कितनी कैपेसिटी है उसकी, कितने मेगावाट ऊर्जा बनती है वहां? कोयले से चलता है या पेट्रोल डीजल चलता है वो? सर कोयले से चलता है। कोयले से चलता है। जी सर।
तो टांडा में तो बिजली की सप्लाई अच्छी होगी। जी सर, लेकिन जो एनटीपीसी की सप्लाई है वो बाहर, मतलब वहां से बाहर जाता है बिजली। और जी सर। तो उस पावर प्लांट से आपको कोई फायदा नहीं है? नहीं सर, फायदा है, क्योंकि उससे स्थानीय लोगों को व्यापक स्तर पर सर रोजगार मिला है। अच्छा जी सर। किस तरह का रोजगार? जैसे सर उसमें कार्य करने के लिए, जैसे उसका विस्तारीकरण हो रहा है, तो विस्तारीकरण में कंस्ट्रक्शन मजदूर के रूप में, गेटमैन के रूप में, और यहाँ तक कि जो ट्रांसपोर्ट के लिए एक दूसरे को ले जाने के लिए, और सर जो उससे जो अब निकलते हैं कि जो अपशिष्ट, क्योंकि उसका उपयोग जो पार्टिकुलर मैटर है उसका प्रयोग सीमेंट इंडस्ट्री में हो रहा है, तो उसके कारण सीमेंट इंडस्ट्री में भी सर लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो उसने एक अर्बन जो एक ग्रोथ पोल के रूप में सर ओएनटीपीसी कार्य कर रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी आपसे पूछा गया कि क्या उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए, तो आपने कहा इससे मतलब वो वायबल नहीं है, वो आपने ये कहा कि उनके पास निजी स्रोत नहीं है। जी सर, क्योंकि जो हमारी जो ये तो पहले प्रश्न पूरा सुन लीजिए सर। तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये जिम्मेदारी है कि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश का भार अपने ऊपर ले? क्या ये सही है? सर क्योंकि हम भारत में रहते हैं, और यदि किसी भी क्षेत्र का विकास हुआ है तो उस क्षेत्र के विकास में अन्य फैक्टर थे। जैसे अगर वेस्टर्न यूपी में विकास हुआ है तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड या पूर्वांचल के लोगों की भी उसमें पार्टिसिपेशन है, और इनके विकास में हरित क्रांति। तो एक सरकार का, जैसे कोई भी अगर हमारी बॉडी है, अगर एक आर्गन कमजोर है तो अन्य आर्गन उसको समर्थन देते हैं ताकि शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि जब तक सभी समावेशी विकास नहीं होगा तब तक वो पश्चिमी यूपी कहते हैं कि कहीं का अन्याय हर जगह की न्याय के लिए खतरा है। तो अगर यहाँ पे विकास नहीं होगा तो सर चैलेंज होगा वेस्टर्न यूपी पे। अंबेडकर नगर पहले फैजाबाद जनपद का अंग था, जी उसको बंटवारा करके अलग किया गया। जी सर। तो अंबेडकर के नगर के लोग इससे संतुष्ट हैं, खुश हैं, या पहले जब फैजाबाद में थे तब खुश हैं? सर पहले लोगों को किसी भी कार्य करने के लिए मुख्यालय फैजाबाद था तो बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जो हमारे, क्योंकि जब कहीं मुख्यालय होता तो वहां पे शिक्षा स्वास्थ्य की बेहतर अवसंरचना भी विद्यमान हो जाती है, तो लोगों को हर काम के लिए लगभग 80-100 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं सर अंबेडकर नगर के गठन से सर बहुत फायदा हुआ, क्योंकि अब धीरे धीरे हर शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर अब उनको एक कम दूरी पर ही उपलब्ध है सर। तो अभी आपको नहीं लगता सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के लोगों को लखनऊ जाना पड़ता है, प्रयागराज जाना पड़ता है, तो उनको दिक्कत नहीं होती? सर इसमें प्रशासनिक सहजता तो है, लेकिन एक फैक्टर, इसके अन्य फैक्टर भी हैं कि क्योंकि कई फैक्टर होते हैं किसी चीज के लिए। इन प्रशासनिक सहजता तो हो सकती है सहारनपुर मुजफ्फरनगर को लखनऊ में आने के लिए, परंतु जरूरी है कि हमें अन्य फैक्टर को भी देखना होगा। नहीं, अच्छी बात। जी सर। नया जिला बनने के बाद क्या क्या विकास कार्य हुए हैं जो आपको नजर आ रहे हैं? सर पहला तो मुख्यालय बना, और अवसंरचनाएं जैसे पुलिस अवसंरचना या जो तहसील कलेक्ट्रेट सरकारी दफ्तर बन गए सर। ये सर। इसके अलावा और दूसरी चीज, क्योंकि जब सरकारी दफ्तर बनेंगे तो लोग काम करेंगे, उनकी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए शिक्षा स्वास्थ्य अवसंरचनाएं भी, तो धीरे धीरे वहां पे पीजीआई भी, और शिक्षा अवसंरचना पे पॉलिटेक्निक, ITI, अन्य संस्थाएं भी सर। मेडिकल कॉलेज बना वहाँ? जी सर, मेडिकल कॉलेज बना है, PGI बना है। PGI? जी सर, PGI। अच्छा। जी सर। और उनका अन्य क्षेत्रों से, क्योंकि अब अन्य क्षेत्र से उसका, क्योंकि कनेक्टिविटी भी होगी, अगर मुख्यालय होगा तो लोगों को अन्य विकास खंड से उसका जुड़ाव भी होगा, तो सर उसने एक पूरा विकास का एक चेन क्रिएट कर दिया। ये जो गोरखपुर लिंक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, वो भी आपके जनपद से जाता है? जी सर, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है हमारे जिले से ही होकर जाता है सर। जी सर। थैंक यू। आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PCM में किया है BSc? जी सर। में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम अभी भी इलाहाबाद है या प्रयागराज यूनिवर्सिटी हो गया है? सर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है सर। अभी भी वही है? जी सर। अच्छा, ये फिजिक्स में ये बताइए, जो बोर मॉडल है ये क्या है? ये क्या है बोर मॉडल?
ऑफ एटम? सर बोर मॉडल जो एटम को जो इलेक्ट्रॉन है उनको उनकी कक्षाओं में एक क्रम करने का बोर मॉडल एक सिद्धांत है। और इसके अलावा सर मुझे इसके बारे में ज़्यादा भाई देखो, आप फिजिक्स में आपने बीएससी की है, जी सर। तो अब आप बोर मॉडल बहुत बेसिक चीज़ है फिजिक्स की, उसके बारे में जानकारी ना होना। चलिए कुछ और पूछ लें आपसे। यस। आइंस्टाइन का नाम किन किन बातों की वजह से जाना जाता सर आइंस्टाइन का नाम पहला तो नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। है? Yes. और दूसरी चीज है सर जो रिलेटिविटी का सिद्धांत है E बराबर mc स्क्वायर, तो उन्होंने ऊर्जा और जो द्रव्यमान था उसमें संबंधों को सर उन्होंने, इसको रिलेटिविटी का सिद्धांत कहते हैं या इज इक्वल टू mc स्क्वायर अपने आप में एक सिद्धांत है? सर E बराबर mc स्क्वायर स्वयं में एक सिद्धांत है, इसके अलावा रिलेटिविटी की भी थ्योरी है। जी सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है सर, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला? सर जब सोच लो, अगर सोचना चाहते हो सोच के बताओ। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब जो ऊर्जा के जो कण फोटॉन जब वो किसी किसी मेटल पर गिरते हैं तो उनकी जो एनर्जी है। जी सर। अब बताओ क्यों स्ट्रॉन्ग? क्योंकि जो हमारी ग्रोथ रेट है 8.2%, विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हमारी है। एक और दूसरी चीज है कि जो हमारी विभिन्न अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो परफॉर्म कर रहा है अच्छी तरह से। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर परफॉर्म कर रहा है लगभग 9.4। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पे ही रहिए। मैन्युफैक्चरिंग में क्या किस रेट से ग्रोथ हुई है अभी जो हुई है Q2 में? लगभग 9.4% मैन्युफैक्चरिंग। जी सर। ये IT में है ये फिगर? सर लगभग फाइनेंशियल जो सेक्टर वो भी लगभग 9% प्लस ही है, लगभग दोनों सेक्टर 9% प्लस है। और एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर लगभग 4 to 5% सर। अच्छा, चलिए तो आपका इंटरव्यू समाप्त करके हम आपको फीडबैक देते हैं। मैं अपने एस्टीम्ड कलीग्स की तरफ से भी मैं ही बता दूंगा, एक दो पॉइंट उन्हें जोड़ना होगा तो वो जोड़ देंगे। ये सब इस पे रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और देखिएगा जहां आपने जवाब दिए जिससे आप संतुष्ट हैं वो, और जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं उनकी लिस्ट अलग अलग बनाइएगा। न्यूज़पेपर से अधिकतर सवाल जो आएंगे आपके डैफ से आएंगे और न्यूज़पेपर से आपको बहुत जानकारी अच्छी तरह से मिल सकती है। जैसे इंडियन इकोनॉमी का ही सवाल था, तो न्यूज़पेपर्स में समय समय पे आर्टिकल आते रहते हैं। तो जिस हफ्ते में आपका इंटरव्यू हो उसमें तो बहुत ही थारोली न्यूज़पेपर पढ़िएगा, एक एक विषय, और जैसे टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हैं। वरना 1-1.5 महीने का न्यूज़पेपर कोई भी लेके हिंदी या इंग्लिश का, उसकी डिजिटल कॉपी में आप इम्पोर्टेंट विषय छांट के उसकी बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए और हर बुलेट पॉइंट्स के पीछे एक एक डिटेल में, है ना। और जो भी आपसे सवाल पूछा जाए थोड़ा सोच के रुक के तब जवाब दीजिए, है ना। और उन बुलेट पॉइंट्स को बनाने के बाद खूब अच्छी तरह रिपीटेडली आप उनका अध्ययन करिए और जिससे हर चीज़ आपको समझ में आए। जैसे आपने इकोनॉमी के बारे में जवाब दिया तो उसको देखिएगा जाके वापस कि कौन सा सेक्टर कितने % बढ़ा, ये फिगर आपकी सही थी या गलत थी, जो भी था उसको समझिएगा अच्छी तरह से। और थोड़ा सा स्माइल रखिएगा चेहरे पे जब आप वहाँ जाएं, क्योंकि वो स्माइल की भी बड़ी कीमत होती है, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। जो आपकी ड्रेस है उसके बारे में हमारे जनरल साहब कुछ बताएंगे ब्रीफली। और थैंक यू। आपके आंसर्स
काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर्ड थे, साफ सुथरे, ब्रीफ में आपने जवाब दिया, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा था और कॉन्फिडेंस मेंटेन किया आपने, और काफ़ी सब्जेक्ट्स की आपको अच्छी पकड़ है। और मैं ये समझता हूँ कि आप किसी भी टॉपिक पे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से नॉलेज ला के उसको अच्छे से कनेक्ट करके स्पॉन्टेनियसली जवाब बना लेते हैं, तो ये अच्छा पॉइंट है। और ड्रेस भी आपकी बिल्कुल ठीक है। कुछ एक पॉइंट हैं जो आपको गौर करने होंगे। एक तो जब आप अंदर एंटर करेंगे तो विश करेंगे सिर्फ चेयर को, जी सर, अलग अलग विश सबको नहीं करना। जी सर, उन्हीं को नमस्ते बोलिए, जो भी गुड मॉर्निंग जो भी बोलना बोलिए। अच्छा, कॉलर का बटन बंद रखेंगे, जी सर, और सॉक्स पहनेंगे ब्लैक, जी सर, ठीक है। और हाथ की पोजीशन को थोड़ा गौर करें। देखिए अभी भी आपने ऐसे रखा हुआ है, या तो ऐसे कर लीजिए, रख लीजिए यहाँ, जी सर, पूरा लॉक करिए हाथों को ऐसे, हाँ, और आराम से रख लीजिए। मूव नहीं करना। हाँ? कुछ जैसे जब मैं एक्सप्रेस करता हूँ तो मूव, हाँ, तो या तो ऐसे रख लीजिए, जी सर, या फिर एक के ऊपर एक रख लीजिए, जी सर, या फिर यहाँ रख लीजिए। जी सर, आपको जो सुविधाजनक लगता है वो करिए, लेकिन ऐसे ना करें। जी सर। हाँ, ये आधा। और उंगली सर उंगली बताते वक्त इसको मूव कर सकता हूँ? आप छोटा छोटा जेस्चर्स कर सकते हैं, जी। लेकिन लाउड नहीं होना हाँ, चाहिए, ठीक। आपकी बॉडी स्पेस के बाहर ना जाए। जी 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 सर, थोड़ा कहीं आदत होती है, हाथ जेस्चर्स होते हैं, तो उससे आपको कम्युनिकेशन लगता है पूरा तरीके से कह पा रहे हैं। जी सर, तो इसलिए लोग सहारा लेते हैं जेस्चर्स का, जी आप सर। ले सकते हैं, लेकिन लाउड ना हो। जी सर, और सॉरी सर बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ का नहीं पढ़ा तो कह सकते हैं कि साहब मैंने इसके बारे में थोड़ा और पढ़ूंगा, अभी मैं नहीं दे पा रहा जवाब। जी सर, और हील्स को आप खोलिए थोड़ा सा, हील्स आपने बांध के रखे हुए हैं, खोलिए, स्पेस बनाइए, हाँ, और बाहर की तरफ नहीं, अंदर नॉर्मल बैठिए, नहीं सीधा ना करिए, जैसे आप बैठते वैसे बैठिए, पर हील में थोड़ा स्पेस कर लीजिए जी सर, जो सुविधाजनक हो, जी सर, पर हीलों को मिला के ना रखें। जी सर। ओके, थैंक यू। आपने बाय एंड लार्ज ठीक तरह जब आपने प्रयास किया, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप कुछ फैक्ट्स और फिगर्स चेक कर लीजिएगा। सर पूछ रहे थे, परहैप्स हमको इनके बिहाफ में मैं जवाब दे पाऊँ आपको। जो मैन्युफैक्चरिंग 9% या कुछ बता रहे थे, सर इज ओनली 4.8%। तो 9 पॉइंट आप 9 पॉइंट बता रहे थे। दूसरी बात नहीं, ऐसा नहीं है, बेसिकली क्या ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। ठीक है, मैं आप लोगों को मेंटरिंग करते हैं, कभी ऐसा होता है कि आप कुछ भी बोलना चाहेंगे और सोचेंगे आगे कि आप बोल कर निकल जाएंगे, दिक्कत आ जाती है। उसी तरह से है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में अगेन सर के बिहार में बोलना चाहूंगा कि आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपकी जानकारी जी सर, तो क्षीण हो गई, कम सर हो गई बहुत, है। तो उसको रिवाइज करने की जी आवश्यकता है, ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी। आप इस ट्रेड में हैं। आपका पहला इंटरव्यू होगा, दूसरा सर, दूसरा इंटरव्यू पिछली- कैसा मार्क्स आया था आपको पिछले इंटरव्यू में? सर पिछली बार 143। 140 थे, तो आप कम से कम उसको 180 पर ले आइए उठा करके। जी सर, थोड़ा प्रयास करें तो हो सकता है, जी सर। ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी सर, आप तैयारी करें यस तो सर, बेहतर। आपने काफी अच्छा इंटरव्यू दिया है, और मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप ये फिगर्स में ज्यादा मत जाइए। जी सर, उनकी ग्रोथ रेट अच्छी थी, यस सर, संतोषजनक थी, ज्यादा, क्योंकि फिगर्स जाने में ज्यादातर वो कुछ ना कुछ त्रुटि निकल आती है। जी। और फिगर्स की एक्सपेक्टेशन वो करता भी नहीं है इंटरव्यू बोर्ड। जी सर, तथ्यों पे जाइए, जी सर, ठीक है। बाकी करंट अफेयर जैसे सर ने कहा है, जी सर, इसके अयोध्या मंदिर के बारे में मुझे एक बात बतानी है आपको। आप चूंकि अयोध्या के जिले के रहने वाले हैं, जी सर, जो पूरा इनिशिएटिव था वो विश्व हिंदू परिषद ने लिया था। जी सर, समय सिंघल साहब थे जी सर, और बहुत सारे उनके ऑफिस बेरर्स थे। जी सर, आज भी जो कमेटी है रामलला मंदिर की, यस सर, उसमें हिंदू परिषद का आधिपत्य है। जी सर, उसमें कोई सरकारी मदद भी नहीं ली गई है। आप नाम नहीं देना चाह रहे थे, उसमें विश्व हिंदू परिषद थी और शिवसेना के लोग कहते हैं कि हमारा खूब कंट्रीब्यूशन है। 2 एक और संस्थाएं थी, हिंदू महासभा का पता नहीं कितना योगदान था मुझे, मगर वो आपको निसंकोच बताना चाहिए, क्योंकि आज ये चीज आउट हो चुकी है, ये कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है। यस आप रहने वाले हैं उस इलाके के, यू शुड बी वेरी थॉरो अबाउट इट। यस ओके, यस, फिर कोई पूछ सकता है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा कब हुई, स्पेशल ध्वजारोहण कब हुआ यस, मंदिर पे। आप एक तरह से हिंदू हैं तो ये सब चीजें पूछी जा सकती। जी सर, आपको कुछ पूछना हो तो बताइए, हमारी तरफ से तो समाप्त नहीं है। सर, गुड, बहुत बधाई। ऑल बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।